ओके गाइस, आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है सीटेट का। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सीडीपी लेवल 1 वालों का पेपर है जो 11 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला है वाइल बायोलॉजिकली डैश एबिलिटीज सच एज वॉकिंग कैन बी गेन्ड थ्रू डैश बायोलॉजिकली डैश एबिलिटीज सच एज राइटिंग रिक्वायर डैश। बेसिकली इसमें बोला है कि जैविकीय कौन सी योग्यताएं ऐसी हैं जैसे कि चलना, ये किसके माध्यम से हासिल हो सकती है, जबकि जो जैविक या कौन सी ऐसी योग्यताएं हैं जैसे कि लिखने के लिए ये किस चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम देखेंगे। जो बायोलॉजिकली एबिलिटीज होती है, यानी कि प्राइमरी जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी वॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला आएगा आपका प्राइमरी। ठीक है, द प्राइमरी एबिलिटीज सच एज वॉकिंग कैन बी गेन्ड थ्रू, वो आप कैसे गेन करते हो, जब आप एक एनवायरनमेंट जो है उसमें क्या करते हो, एक प्लेफुल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जहां आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड योर प्लेफुल इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो आपकी जो वॉकिंग है, पहली प्राइमरी जैविक आवश्यकता वो कैसे गेन्ड होगी, परिवेश के साथ आनंददायी अंतः क्रिया के द्वारा। और सेकंड इसमें बोला है वॉकिंग कैन बी गेन्ड थ्रू प्लेफुल इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकली सेकेंडरी एबिलिटी सच एज राइटिंग, जो राइटिंग होती है वो आपकी कैसी होती है, सेकेंडरी एबिलिटी। बेसिकली जो स्थूल कामक कौशल होता है दैट इज योर प्राइमरी एबिलिटी, लाइक वॉकिंग, रनिंग, हाथ घुमाना, पैर घुमाना, चलना फिरना, जो आपकी बड़ी मांसपेशियां जहां यूज होती हैं दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी एबिलिटी। सेकेंडरी होता है आपका सूक्ष्म कामक कौशल, जिसमें लिखना आता है, पेंटिंग करना आता है, कुछ चित्र काटना आता है। ये किस चीज को रिक्वायर करता है, स्पष्ट अनुदेशन। ठीक है, यानी कि एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, जहां पे आप चीजों को बहुत अच्छे से बारीकी से थ्रू आउट प्रोसेस में रिक्वायर करके चलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज प्योरली ए रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी ओनली, गलत है। वुडवर्ड का एक स्टेटमेंट था हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड योर डेवलपमेंट। कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, गलत है। वो कभी भी विशिष्ट टू सामान्य नहीं होता है, हमेशा आपका विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। डेवलपमेंट हैपन्स फ्रॉम आउटवर्ड टू सेंटर, नहीं। प्रोक्सिमो डिस्टल थ्योरी स्टेट्स दैट डेवलपमेंट हैपन्स फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। पहले क्या बनेगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद क्या बनेगी आपके शोल्डर, शोल्डर के बाद क्या बनेगा हैंड। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, बिल्कुल सही है। सिर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको ये चीज क्लियर हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन सा प्राथमिक समाजीकरण संस्था है। ठीक है, मतलब बच्चे की पहला समाजीकरण के लिए क्या चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है, निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणा, धार्मिक संगठन और मुद्रित संचार माध्यम में। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर होगा जो फैमिली होती है किसी भी बच्चे की, वो सबसे पहली स्टेज होती है जहां पे बच्चा समाजीकरण सीखता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि बच्चा जो होता है वो रिवर्स थिंकिंग जो है उसको प्रमोट करता है। सेंसरी मोटर 0 से 2 होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 होती है, कॉन्क्रीट 7 से 11 होती है, फॉर्मल 11 से 15 होती है। ठीक है, तो बच्चा जो है वो रिवर्स साइकोलॉजी, रिवर्स थिंकिंग जो है उसको मतलब मेंटली उस चीज को कब करना स्टार्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है उसमें बच्चा आपका रिवर्स जो थिंकिंग होती है उसको करना स्टार्ट कर देता है। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीम में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बेसिकली जो स्कीमा होता है वो आपका होता है बंडल ऑफ मेमोरीज। ठीक है, जहां पे आप मेमोरीज को बार बार इकट्ठा करते जाते हैं दैट इज कॉल्ड योर स्कीमा। ठीक है, अब इसमें बोला है जहां अनुभवों को लगातार आप सम्मिलित करते जा रहे हैं, उनको संशोधित नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली आप उनको समाहित करते जा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 टर्म होती हैं, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। ठीक है, जो एसिमिलेशन होता है उसमें आप चीजों को बस इंक्लूड करते जाते हैं, जैसे चिड़िया उड़ती है, कबूतर उड़ता है, कौवा काला है, कोयल काली है। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होता है।
जबकि जो एकोमोडेशन होता है इसमें आपके जो भी सम्मिलित विचार हैं या कि जो भी आपकी मेमोरीज में कलेक्टेड है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे कोई बर्ड ऊपर उड़ रहा है, बच्चे के अकॉर्डिंग जो भी बर्ड ऊपर उड़ती है वो सब क्या है, कोयल। तो बच्चा बोलता है कि कोयल उड़ रही है, जबकि वो क्या था, कौवा। तो बच्चा अपने फादर को बोलता है कि कौवा, कोयल जो है वो उड़ रही है। तो पापा उसके बोलते हैं नहीं, ये कौवा है, कौवा उड़ रहा है। तो बच्चे में जो एसिमिलेशन था उसमें क्या था कि सारे बर्ड्स उड़ते हैं, लेकिन एकोमोडेशन में उसने इस चीज को मॉडिफाई किया कि कोयल भी उड़ती है और कौवा भी उड़ता है, बट दोनों बर्ड्स क्या हैं, अलग अलग हैं। सो यहाँ पे क्या है, लगातार सम्मिलित करना एसिमिलेशन हो जाएगा। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत ज्यादा महत्व देता है? बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत। इन्होंने कबूतर और चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने आर थ्योरी दी थी, आरएस थ्योरी। पहले चूहा रिस्पॉन्स देता है और तब उसको आप स्टिमुलस देते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी कि बच्चा जो है पहले में दंड को लेकर के और टिट फॉर टैट के अकॉर्डिंग जाता है, दूसरे में अच्छा लड़का अच्छी लड़की और समाज का अनुबंधन, तीसरी स्टेज में उसको ये चीजें समझ में आने लगती हैं कि समाज के साथ कैसे अनुबंधन स्थापित किया जाता है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने 3 टर्म्स दी थी, MKO, सेकंड है स्कैफोल्डिंग और थर्ड है ZPD। ठीक है, MKO होता है मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग होता है शुरुआती मदद, पाड़ या ढांचा निर्माण, ZPD होता है बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट, कैसे आप इम्प्रूव करके कर सकते हैं। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इन्होंने मोबोडोल एक्सपेरिमेंट दिया था। मोबोडोल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि बच्चा जैसा आप बिहेवियर शो करेंगे बच्चा वैसा ही अनुकरण करके सीखता है। अगर आप किसी चीज को मारेंगे या पैर से लात मारेंगे बच्चा वही चीज उसके साथ रिपीट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने क्या बोला था, बच्चा समाज के बीच रह करके और समाज की संस्कृति को सीखते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझता देखकर अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने लगती है और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। यहाँ पे अध्यापिका क्या कर रही है, बच्चे को शुरुआती मदद दे रही है। शुरुआती मदद लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है, पाड़ या ढांचा निर्माण, जिसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश में ये वर्ड हमेशा सेम रहेगा स्कैफोल्डिंग, लेकिन हिंदी में अनुलंबन भी बोलते हैं, पाड़ भी बोलते हैं, ढांचा निर्माण भी बोलते हैं। इमिटेशन होता है आप किसी को जब फॉलो करते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर्स को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। कंडीशनिंग होता है 2 चीजों के बीच में जो अनुकूलन है उसको स्थापित कर देना। एसिमिलेशन होता है जब आप चीजों को आत्मसात करते जाते हैं, यानी कि स्टोर करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया था? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कागज कलम आधारित टेस्ट, चित्रकला और रिपोर्ट कार्ड। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग है इन्होंने बच्चे के बारे में ये जानने के लिए कि बच्चा मोरली कैसे रीजनिंग करता है, बच्चा मोरल क्या चीज है, बच्चे की मोरालिटी, उसके लिए उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की थी। ठीक है, जहां पे उन्होंने एक बच्चों को एक थ्योरी सुनाई थी कि जिसमें मेडिकल की शॉप पे वो चोरी करने जाता है, लेकिन दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया था कि अगर वो दवाई चुरा कर नहीं लाता है तो उनकी वाइफ जो है वो मर जाएगी। तो उन्होंने पेपर पेन टेस्ट नहीं किया था, ना ही ड्राइंग, ना ही रिपोर्ट कार्ड, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो थी वो बच्चों के सामने रखी थी। कुछ बच्चे जो है वो फेवर में गए थे और कुछ बच्चे जो है वो हिंज के अगेंस्ट में गए थे। तो जो हिंज थ्योरी है वो इन्होंने यहाँ पे दी थी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और हिंज थ्योरी क्या थी, कंप्लीटली एक हाइपोथेटिकल थ्योरी थी। एडवोकेट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इंपॉर्टेंस टू, जो रचनावाद होता है उसका समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करना, चिंतन के अभिसारी तरीकों को। जब आप रचनावाद को सपोर्ट करते हैं तो आप कभी भी कन्वर्जेंट थिंकिंग को सपोर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्जेंट होता है जहां पे आप एक ही आंसर पे फोकस करते हैं। लेट्स सपोज इफ समबडी आस्क्ड टू यू व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यू विल गिव द आंसर दिल्ली। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप सिर्फ एक तरीके से एक ही आंसर सोच पाएंगे। बट इफ आई आस्क यू इफ यू विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री देन व्हाट विल यू डू फॉर दिस कंट्री। इस क्वेश्चन का आंसर आप डाइवर्जेंट थिंकिंग में देंगे और हर बच्चे की अलग अलग थिंकिंग इसमें बाहर आएगी।
अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ही अनदेखा कर देंगे तो आप कभी भी उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं कर पाएंगे और एक रचनावाद को आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्र प्रविधियों को, जो नॉन रेस्पॉन्सिव टीचिंग मेथड्स होता है, उनको इंक्लूड करके आप कभी भी बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी नहीं दे सकते। जहां बच्चे को आप सेंटर में रखेंगे, दैट इज कॉल्ड योर रचनावाद। यहाँ पे बच्चे को सबसे ज्यादा फोकस्ड किया जाता है। आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, स्मृति, तर्क और मौखिक कौशल के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो आईक्यू टेस्ट होता है वो क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है उसको टोटली वो इग्नोर कर देते हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एक तो जो आईक्यू टेस्ट है उन पे जो पाश्चात्य संस्कृति है उनका प्रभाव ज़्यादा है, फॉरेन कंट्रीज का। जब आप कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रख रहे हैं तो ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ, तो इसके लिए आलोचना की होगी। विभिन्न क्षमताओं को एक समूह के रूप में मानते हैं तो ये भी पॉजिटिव है। स्मृति, तर्क और मौखिक कौशल के मापन में सामाजिक कारकों को जब ध्यान में रख रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव हुआ। लेकिन जब आप पर्यावरणीय कारकों को नजरअंदाज करते हैं तो ये क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा के सीखने पर निर्भर करता है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने बोला था कि जो लैंग्वेज होती है ना वो बच्चा पहले डेवलप करता है, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट होगी और जो थिंकिंग होती है ये क्या होगी, सेकंड। सो बेसिकली जो लैंग्वेज होती है वो आपके चिंतन को मोटिवेट करती है, यानी कि जो लैंग्वेज है वो थिंकिंग को सपोर्ट करती है। जबकि जीन पियाजे जो है उन्होंने जस्ट जिसका रिवर्स बताया था। जीन पियाजे ने बोला था कि जो चिंतन है वो आपका भाषा का डिसाइडेशन करता है। बेसिकली जो चिंतन है वो पहले आता है, भाषा जो है वो दूसरे नंबर पर आती है। तो चिंतन जो है वो भाषा को डिसाइड करेगा। जेंडर जो है वो प्रमुख रूप से क्या है। जेंडर जो है वो जैविक कारक है, सामाजिक कारक है, चिकित्सकीय कारक है और यादृच्छिक कारक है। तो जो जेंडर अगर आपसे कोई पूछे ना तो वो एक सामाजिक कारक होता है, लेकिन अगर आपसे कोई सेक्स पूछे, लिंग, वो जो होता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। आप मेल हैं कि फीमेल हैं ये चीज क्या है, जैविक, बायोलॉजिकल। लेकिन सामाजिक जो जेंडर स्टीरियोटाइप है तो होता है दैट इज योर सोशल थ्योरी। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को स्टैंडर्ड करिकुलम जो है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड करिकुलम सभी प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ए और आर जो है वो यहाँ दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी होते हैं, अगर आपको उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो आप कभी भी स्टैंडर्ड करिकुलम फॉलो नहीं कर सकते। करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से आप सारे बच्चों की नीड को ध्यान में रख करके उन्हें एक अच्छा खासा एजुकेटर बना सकें। जो स्टैंडर्ड करिकुलम होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखता है, नहीं। एक फ्लेक्सिबल करिकुलम है जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रायोरिटी दी जाती है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन। आकलन जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है एफए और एक होता है एसए। जो रचनात्मक आकलन होता है ना ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, और जो ऐसे होता है वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। फॉर लर्निंग में हम क्या करते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, बच्चे को बीच बीच में फीडबैक देते रहते हैं, ठीक है, जहां उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। और जो ऑफ असेसमेंट होता है इसमें ईयर एंड में आपका एग्जाम होता है और जहां बच्चे को ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है। सत्र के अंत में होगा, यानी कि वो ऐसे है, एफए नहीं है। केवल स्टैंडर्ड परीक्षण के माध्यम द्वारा किया जाता है, नहीं, वो क्या होता है, ऐसे। ऐसे में आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। बोर्ड क्या होता है, सबके लिए स्टैंडर्ड पेपर होता है। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही है। केवल एक स्पेसिफिक टीचर द्वारा होता है, ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज लाइकली टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। कौन सा उपागम है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है। क्लोज एंड वाले फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना और केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे ना तो आपको आंसर जो है वो बहुत क्लियरली मिल जाएगा। जब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे प्रमोट करेंगे, तो वैसे गलत हो गया। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग कभी भी आपके समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देगी। जब आप केवल जो बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे तो उससे आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। हमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है उसको विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग करना होगा। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए क्या जरूरी है। प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी की जाए, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी जो है उसको कायम रखा जाए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सफल बनाना है यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें एसटी के जो बच्चे हैं उनको कैसे आप अडेप्ट करवाएंगे। अगर आप एक प्रमुख समूह यानी कि मेन ग्रुप जो है वो जिस लैंग्वेज को यूज करता है, अगर पूरी क्लास को आप उसी लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो वो होता है कि आप किसी और के ऊपर अपनी भाषा थोप रहे हैं, तो वो क्या होगा, गलत। अगर आप उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव को इग्नोर कर देंगे दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। उनकी अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जो शैक्षिक सामग्री बनाई गई है यानी कि जो एजुकेशनल मटेरियल है उसको अगर आप उपलब्ध करवाते हैं तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। सामाजिक दूरी कायम नहीं रखनी है, सामाजिक दूरी को कम करना है। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया होता है उससे जो ग्रसित विद्यार्थी हैं वो लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, नहीं। बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, नहीं। पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, नहीं। पढ़ने के लिए अनुच्छुक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो डिसलेक्सिया होता है इसमें क्या होता है, पठन संबंधी विकार है। इसमें बच्चे के फोनेटिक्स जो है वो क्लियर नहीं होते जिसकी वजह से उसको उच्चारण में प्रॉब्लम आती है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके समावेशन में कौन एक बाधक बनता है। रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि वाली पुस्तक, दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, लिखित या मुद्रित सामग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। जब बच्चे को दिख ही नहीं रहा है तो वो रिकॉर्ड की गई सुनी सामग्री को तो यूज कर ही लेगा। ब्रेल लिपि यूजफुल होती है। दृश्यात्मक जो सहायक सामग्री है यानी कि विजुअल जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, विजुअल एड में, तो ये भी हेल्पफुल है। लेकिन कोई चीज प्रिंटेड है तो वो बच्चा समझेगा कैसे, उसको तो दिख ही नहीं रहा है, तो सो द ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से क्या ध्यान भाव और अति सक्रियता विकार से संबंधित है। ADHD, ठीक है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता और सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ये जो बच्चे होते हैं ADHD से ग्रसित बच्चे बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, अटेंशन डेफिशिट यानी कि ये बच्चे ध्यान लगाकर किसी भी चीज को नहीं समझ सकते। ठीक है, इनका जो अटेंशन पावर होती है बहुत वीक होती है और हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। सो दैट इज कॉल्ड योर दृढ़ आवेगशीलता। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है उच्च बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता की कमी, बाधित संप्रेषण कौशल और दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, दैट इज कॉल्ड योर इंटेलिजेंस यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन। उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, तो ये बिल्कुल सही बात है। रचनात्मकता की कमी, ये नेगेटिव हो गया। बाधित संप्रेषण कौशल, ये गलत है। दूसरे के विचारों को नकल, ये नहीं करते। सबसे मेन होता है उच्च स्तर का जो हाई लेवल का इंटेलिजेंस होता है, दैट इज योर मेन फीचर। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध और संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि सीखना जो है वो एक निष्क्रिय क्रिया है। ये तो वैसे ही गलत हो गया। लर्निंग अगर एक पैसिव प्रोसेस हो जाएगी तो बच्चा कभी भी पढ़ेगा ही नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आर गलत है, लेकिन जब कोई टीचर किसी विषय वस्तु को पढ़ाता है तो उसे ऑर्गेनाइज और एक प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। सो ए इज राइट एंड द आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार जो स्मृति होती है, मेमोराइजेशन, वो निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। निर्माण और विवेचना दोनों में ही सक्षम है। विवेचना में सक्षम है लेकिन निर्माण में असक्षम है। ना ही निर्माण में और ना ही विवेचना में सक्षम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये जो है मेमोरी जो होती है वो किसी भी चीज को तो फॉर्म करने में और किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने में कैपेबल होती है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को याद करने के लिए कैपेबल ही नहीं है तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, और अगर आप उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो मेमोरी, लेट सपोज अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने दिमाग में उस चीज को स्टोर करके रख रहे हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस चीज को क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। रिकॉल करके आप ऑप्शंस फिल करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। तो जो स्मृति होती है वो निर्माण और विवेचना दोनों में ही सक्षम होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षार्थियों के द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड, एग्जाम सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड एंड बुक सेंटर्ड। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, हर चीज में जहां बच्चे को पहली प्रायोरिटी देंगे दैट विल बी द पॉजिटिव आंसर। तो ज्ञान का जब निर्माण करना है यानी कि जब कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है उनके अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग गाइडलाइन। जो अधिगम दिशा निर्देश हैं उनके लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, सहभागिता के बहुविध साधन। बच्चों को आपको अगर एक्टिवली एंगेज करना है तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल साधन होने चाहिए। भेदभाव के बहुविध तरीके नहीं, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन और अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सहभागिता बिल्कुल पॉजिटिव है, उसके बहुविध साधन होने चाहिए। प्रतिनिधित्व जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके बहुत सारे साधन होने चाहिए। एक्सप्रेशन के बहुत सारे साधन होने चाहिए, लेकिन भेदभाव यहाँ पे क्या है, गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान जो है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। अनुरूपात्मक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय और अभिसारी चिंतन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अगर आप एक ही फिक्स तरीके पे फिक्स हो जाते हैं तो वो नेगेटिव है। अभिसारी चिंतन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1 कि आप कितने अनुरूप तरीके से किसी भी थिंकिंग पे फोकस्ड हो सकते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यंग चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद ऑलरेडी डेवलप्ड नेव थ्योरीज अबाउट दियर सराउंडिंग। जो विद्यालय आने से पहले छोटे बच्चे होते हैं वो अपने परिवेश की समझ बनाने के लिए सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। मतलब वो अपने कुछ एक फालतू सी थ्योरी, मतलब एक होता है ना एक नेव थ्योरी, मतलब अपनी एक थ्योरी के साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। क्यों? जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपने कुछ परसेप्शन के साथ स्कूल आता है, तो आपको उसको अनदेखा नहीं करना है बल्कि उसको करेक्शन के साथ समझाना है। ऑब्वियसली बच्चे के क्वेश्चन अतार्किक होते हैं, बहुत इलॉजिकल होते हैं, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। सो द ए इज करेक्ट बट द आर इज रॉन्ग। भावनाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। भावनाएं कौशल को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती हैं। भावात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। यहाँ पूछा है सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, भावनाएं जो होती हैं वो कौशल को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती हैं, ये बिल्कुल सही है। जो इमोशंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज को, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल होती है। लेट सपोज आप बीमार है या फिर घर में किसी से झगड़ा हो गया, आपका पढ़ने में दिमाग लगेगा नहीं लगेगा, तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। आपके इमोशंस जो है, आपके अगर चारों तरफ की सराउंडिंग पॉजिटिव है यू विल बी हैप्पी, बट अब अगर आप एक ऐसे प्रेमाइस में हैं और एक ऐसी जगह है जहां बहुत नेगेटिविटी है, यू विल नेवर बी हैप्पी। इमोशन एंड कॉग्निशन आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नहीं, दे आर डिपेंडेंट ऑन
ईच अदर। ज्ञान का निर्माण तभी होता है जब आप इमोशनली फिट हैं। इमोशंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन टू लर्न, बिल्कुल सही बात है। सो द ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, पुरस्कार के लिए प्रयास करना। इंटरनली मोटिवेशन क्यूरियोसिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, स्पष्टता के लिए चाहत होती है, लेकिन जब आप अवार्ड के लिए कोशिश करते हैं तो वो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। लर्निंग इज मोर इफेक्टिव इफ कंटेंट इज रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही बात है। जब आपका जो कंटेंट है वो रियलिया पे बेस्ड हो, यानी कि आपके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, बहुत ज़्यादा अमूर्त हो, छोटे बच्चों को अमूर्त चीज़ समझ में नहीं आती है, तो ये गलत हो गया। कंटेंट इज डिलीवर्ड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट करके, मतलब चीज़ों को तोड़ तोड़ के, एक लाइन में आपको आज बताऊं, दूसरी लाइन में 3 दिन बाद बताऊं, प्रीवियस नॉलेज इज नॉट एक्टिवेटेड, और जब बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो एक्टिवेट ही नहीं है, तो लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी। लर्निंग कब इफेक्टिव होगी? जब आप उसको उसके वास्तविक जीवन के साथ जोड़ते हैं। एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, नेगेटिव है। महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए। जो मास्टरी ओरिएंटेड फीडबैक होता है वो देने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को कोई भी ऑटोनॉमी नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर एक सीखने का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो आपको बच्चों के बीच एक सहयोग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, जिसे हम बोलते हैं पीयर ट्यूरिंग, यानी कि पीयर सपोर्ट, जहां एक स्टूडेंट्स की मदद से दूसरा स्टूडेंट आगे बढ़ता है। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।